लॉ सीखोस थरो न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 26 सितंबर 2023 ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिचेस कल का टीएनए नहीं आ पाया था। तो जितनी भी रेलेवेंट न्यूज है कल की वो हमने आज के टीएनए के साथ मर्ज कर दी है। तो कोई भी रेलेवेंट न्यूज आपकी मिस नहीं होगी। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। नाउ आज का सेशन हम एडिटोरियल सेक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे। व्हाई इज द गवर्नमेंट पुशिंग फॉर रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स फॉर ओटीटी सर्विसेज, जो हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। एंड दिस इज अ वेरी रेलेवेंट आर्टिकल इन टर्म्स ऑफ द अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज हैपनिंग इन द मार्केट. Then we will discuss about the news update, which will include the national news, international news, important days, awards and sports, and lastly, the legal news update of the day, which is coming from the Honorable Supreme Court and relevant high courts of the different states in India. चलें, अब हम बात कर रहे हैं एडिटोरियल सेक्शन की। Why is the government pushing for regulatory mechanisms for OTT services? इस पर्टिकुलर एडिटोरियल का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम ये एडिटोरियल सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें आपको बहुत सारी पार्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, जैसे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, देन वी हैव मिनिस्ट्रीज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, देन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेशन रहे, उनका ओपिनियन रहा, एंड लास्टली विल कम अप टू द कंक्लूजन दैट व्हाट इज हैपनिंग नाउ। ठीक है, अब सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है दैट व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस। हम इस पर्टिकुलर मैटर या इंफॉर्मेशन या टॉपिक के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ, जुलाई 7 को द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इनवाइट करे रिस्पॉन्सेस ऑन अ कंसल्टेशन पेपर released on a regulatory mechanisms for over the top, that is OTT communication services. Okay, पेपर में ये भी मेंशन किया कि कुछ सिलेक्टिव सर्विसेज को बैन करा जाए. Now, the maximum stakeholders have submitted their response to the regulatory body, that is TRAI, as the submission date ended on September 1, and it is likely to issue the guidelines in the coming days on whether OTT services should be regulated or it should be continued. इसका सिंपल सा लेमैन अगर हम लोग समझना चाहें, क्या एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म, क्या एक सिस्टम होना चाहिए ओटीटी सर्विसेज को चलाने का, कि वो जैसी चल रही हैं वैसे ही चलते रहे। इस इन द नियर फ्यूचर, इन द कमिंग डेज, इस पे एक पर्टिकुलर गाइडलाइन आने वाली है और उस गाइडलाइन के बारे में भी हम जब बात करेंगे जब वो आएगी। चलिए, अब क्या हुआ एग्जैक्टली, व्हाट हैपेंड नाउ? व्हाट हैपेंड, द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी had a discussion on selective banning on OTT services, और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने एक नोटिस इशू किया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को टू एक्सप्लोर द ऑप्शन टू अनरेस्ट कॉज्ड बाय दिस प्लेटफॉर्म व्हिच हैव मास रीच एंड इम्पैक्ट। अब आपको पता ही होगा कि ओटीटी चैनल्स आजकल हर कोई देख रहा है, जिसमें हम वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री सीरीज देखते हैं। तो जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने नोटिस इशू किया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को, ये बोलते हुए कि आप प्लीज ऑप्शंस एक एक्सप्लोर करिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स के ओटीटी सर्विसेज के, बिकॉज बहुत ज्यादा कभी कभी अनरेस्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द कंटेंट इन द ओटीटी सर्विसेज। नाउ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज टू बी नोटेड दैट ओनली ओटीटी कम्युनिकेशन सर्विसेज लाइक व्हाट्सएप, सिग्नल, मेटा, गूगल, जूम वर डिस्कस्ड इन द कंसल्टेशन पेपर, बट नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, जिसपे कंटेंट होता है ओटीटी सर्विसेज का, it was not discussed, and it's only different subject which does not come under the ambit, and or it comes under the ambit of Ministry of Information and Broadcasting and not TRAI. Okay, तो जो भी कम्युनिकेशन ओटीटी सर्विसेज थी, जैसे व्हाट्सएप, एक्स लाइक ट्विटर, जूम, सिग्नल, मेटा, गूगल के बारे में डिस्कशन करा गया, बट जो कंटेंट ओटीटी पे जा रहा है उसके बारे में डिस्कशन नहीं करा गया, बिकॉज वो पर्टिकुलर कंटेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आता है। नाउ, ट्राई ने एक और पॉइंट रेज किया दैट प्लीज ऑल्सो डिफाइन व्हाट इज ओटीटी, ओके, एंड प्रपोजल ऑन कॉस्ट शेयरिंग मैकेनिज्म बिटवीन द टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स एंड ओटीटी सर्विसेज। इसमें बहुत बड़ा पॉइंट था कि हाउ द कॉस्ट
would be shared. Now what is it, अब बात करते हैं हम लोग कॉन्फ्लिक्ट की. सो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर का ओपिनियन ये था दैट द रेगुलेशन एंड चार्ज ओटीटी सर्विसेज पे होना चाहिए बिकॉज दे यूज एंड थ्राइव द इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड बाय ऑपरेटर्स ओवर द ईयर. उनका एक कंसिडरेशन या उनका कंटेंशन ये था दैट दे शुड बी चार्ज्ड बिकॉज दे वर्क ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज मेंटेन्ड बाय द ऑपरेटर्स. नाउ बट एज पर द प्रेजेंट सिचुएशन ऐसा नहीं है. नाउ सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो फॉर टेलीकॉम प्लेयर्स लाइक जियो एयरटेल वोडाफोन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, दे आर्ग्यूड दैट उनका कंटेंशन क्या था, OTT communication service provider neither contribute nor make any investment like the TSPs in spread of network infrastructure in the country. Now, what telecom service provider said कि आप उनसे चार्ज करिए, but Jio, Airtel, Vodafone said that we nor either contribute neither we make any investment in the network infrastructure. उनका पहला contention ये था. दूसरा contention ये था that OTT communication service provider take a free ride on TSP funded network without contributing to setting up and maintaining digital infrastructure for SS network. They take a free ride. एक वो free ride की तरह काम करते हैं on TSP funded network. ना ही उसमें कुछ उनका contribution होता है, ना ही उनका कुछ maintenance होता है. So this was the contention of Jio, Airtel and Vodafone, which was represented by Cellular Operators Association of India. ये मैंने आपको बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में समझाया है. अब what they demanded, उनका डिमांड क्या था? उनका दो डिमांड थे. उनका पहला डिमांड था कि पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए जहाँ पे फेयर शेयर कंट्रीब्यूशन ओटीटी सर्विस प्रोवाइडर जो लार्ज है उनकी तरह हो, और वो जो पर्टिकुलर लार्ज ओटीटी सर्विस प्रोवाइडर्स है वो कैसे डिसाइड करे जाए, बाय द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर और डेटा यूसेज. उनका पहला कंटेंशन ये था, उनकी डिमांड ये थी कि यस एक पॉलिसी फ्रेमवर्क होना जरूरी है. उनका सेकंड पॉइंट था टू एंश्योर फेयरनेस एंड कंपेंसेट फॉर द इंक्रीज डेटा डिमांड. वो चाहते थे दैट इट शुड बी फेयर एंड इट शुड बी कंपैशनेट इनफ टू इंक्रीज द फेयर डेटा डिमांड्स. It should be justifiable on them for charging. Okay, so एक policy framework and it should be fair enough. Now, अब the fund that would be received by the TSP, that is telecom service provider from OTT, will support the expansion of network 100% and enhance the contribution होगा, right? Similarly, the Internet Service Provider Association of India replied कि अगर OTT service providers are of substitutable service offered by licensed service provider, then such OTT service should be considered as the same service offered under the telecom license granted by the government. एक और मैंने आपको बताया था इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेशन था. तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का रिप्लाई ये था दैट इफ OTT सर्विसेज आर सब्स्टिट्यूटेबल बाय द लाइसेंस सर्विस प्रोवाइडर, तो उन्हें भी एक लाइसेंस मिलना चाहिए जो गवर्नमेंट देती है. दैट इज all such OTT services should be governed by the same set of rules irrespective whether they are provided by an operator on its own network or through the internet. ठीक है. अब इसमें कंटेंशन, ऑर्गेनाइजेशन का कंटेंशन है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का. दे सेड that cost sharing demands are often articulated through a model where the sending party network pays the network operator. ये था इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कंटेंशन. It would essentially mean charging twice for the same service as consumers are already paying for paying telecom service provider for the data they consume. It would add a cost to accessing free or cheap content, a part of which eventually be passed on to the customers. अब इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का ये कंटेंशन था कि अगर कॉस्ट शेयरिंग होगी तो वो किस मॉडल पे होती है, सेंडिंग पार्टी नेटवर्क पेज, तो अल्टीमेटली कंज्यूमर को ट्वाइस पे करना पड़ेगा, which goes against the principle of net neutrality that states that network should be neutral to all information being transmitted to through it. Okay, तो इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थी बिकॉज हम इंटरनेट यूज करते हैं,
मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम की बात आती है, देन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की बात आती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की बात आती है. सो वी हैव many people involved in this particular service providing channel. तो हर किसी का contention दिया गया. Now, OTTs obtain the location of the customers and can easily bar access. Once the OTT communication service are under license, this barring will be much easier to implement. TSP's network are capable of selecting blocking the OTT subject to details like IP address provided by competent authority. OTT like COAI का कहना था कि अगर उन्हें लाइसेंस मिल जाता है, then it would be very easy for them to bar or block any particular website or content which is causing any harness in the public. Government should consider source level blocking so that the desired outcome may be achieved without any significant difficulty. मतलब सोर्स को ही ब्लॉक कर दिया जाए, सोर्स को ही ऐसा ब्लॉक करा जाए ताकि जो फर्दर इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है वो ही ना हो. So as per our opinion, we submit that options for selective banning of OTT services should be explored. हमें explore करना चाहिए and implement करने से पहले OTT providers should implement IT solution that would allow them to swiftly suspend their services in case of internet outrage. COAI observed. उनका कहना ये था, COAI का contention ये था that selective banning of OTT services को अभी पहले और explore करना चाहिए implementation से पहले, और OTT services provider को ऐसे IT solutions लाने चाहिए कि अगर उनको selective bargaining करनी, selective blocking करनी पड़े in the case of internet outrage तो वो कर पाए. तो अभी the position is not that clear for any platform to be implemented or any solution to be implemented. We'll see in the coming days कि क्या guidelines आती हैं और उस guideline का implementation practical तौर पे कैसा होगा. It is just a matter of conversation and dialogue that we are discussing here because OTTs आजकल सब लोग use करते हैं, so we should know कि आजकल news में क्या चल रहा है. So, अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर डाउट या कोई पर्टिकुलर क्वेरी हो इस पर्टिकुलर एडिटोरियल से, तो डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. आई विल पर्सनली रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट सो दैट वी कैन सॉल्व ऑल द डाउट, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल सा एडिटोरियल है. तो अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आती है तो डू लेट अस नो, विल टेक दैट अप फर्दर. ओके, नाउ चलिए अब हम नेशनल न्यूज की तरफ बढ़ते हैं. आज से जो भी पर्टिकुलर स्लाइड मैं एक्सप्लेन करूंगी उसके साथ साथ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्लाइड वी विल आल्सो डिस्कस द पॉइंट्स व्हिच नीड्स टू बी रिमेम्बर्ड. जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से हमें जो पॉइंटर्स है जो उस पे से क्वेश्चन बन ही सकता है, हम वो साथ साथ याद करते हुए चलेंगे. और जहां जहां हम निमोनिक्स की टेक्निक यूज कर सकते हैं वहां वहां हम निमोनिक्स की टेक्निक के साथ भी लर्न करते हुए चलेंगे, ताकि ये प्रोसेस, बिकॉज व्हाट हैपेंस, हम लोग रोज करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, बहुत कंटेंट हो जाता है ऑन रेगुलर बेसिस. तो अगर हम साथ साथ याद करते हुए चले दैट इट विल बी इन योर सबकॉन्शियस माइंड, तो कहीं ना कहीं आपको वो क्लिक करेगा एग्जामिनेशन में. चले, बार काउंसिल ऑफ इंडिया इंटरनेशनल लॉयर कॉन्फ्रेंस 2023. देखिए, इंटरनेशनल लॉयर कॉन्फ्रेंस जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज करी थी. कहाँ करी थी? न्यू दिल्ली में, राइट? क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कहाँ है? न्यू दिल्ली में एट विज्ञान भवन. और इसका थीम इंपॉर्टेंट है, एमर्जिंग चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम. ओके, नाउ भारत is the present and the future of the world. Even during the COVID period between 2019 and 2022, our country got the maximum FDI and people are trusting our country even for legal adjudication. So, here Solicitor General of India, Mr. Tushar Mehta was also there, and he said that 21,000 district courts, 25 high courts and the Supreme Court in the country, and now every document of every court is available in digitalized format that everybody can access. So Mr. Mehta also talked about the initiative for making the Supreme Court functioning paperless. The Apex Court has launched a platform, Supreme Court Vidhik Anuvad software. Supreme Court Vidhik Anuvad software, which is capable of translating the judgments and order of the top court in 9 vernacular languages on a real-time basis. He said, adding this also a miracle in itself. देखिए,
अब ये पर्टिकुलर स्लाइड की जब हम बात करें तो इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करने वाली। पहली कि इसकी थीम थी एमर्जिंग चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, और दूसरा था दैट सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऐप है विच इज सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर, ये पर्टिकुलर जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है एपेक्स कोर्ट में, उसमें कोई भी जजमेंट और ऑर्डर 9 वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में रियल टाइम बेसिस पर ट्रांसलेट हो सकता है। तो ये जरूर याद रखिएगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की इंटरनेशनल लॉयर कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुई। चलिए, JDS joined BJP led NDA after HD Kumaraswamy meeting with Amit Shah, JD Nadua. Former Karnataka CM and JDS leader HD Kumaraswamy led Union Home Minister Amit Shah in Delhi and formally joined the National Democratic Alliance. Okay, now ये एक पॉलिटिकल न्यूज है। ये जनरली हमारे एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से कम चांसेस है इसके आने के, बट इसमें इसलिए डाला गया है ताकि आप अवेयर रहे कि हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन क्या चलती है, जिससे पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। ठीक है, तो कर्नाटका के जो CM एंड JDS लीडर है कुमारस्वामी ने फाइनली NDA ज्वाइन कर लिया है। The BJP had swept the 2019 Lok Sabha polls in Karnataka, winning 25 seats, while an independent backed by it won the seat. ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपको कुछ भी लर्निंग पर्सपेक्टिव से लर्न करने की जरूरत नहीं, इट इज जस्ट फॉर द नॉलेज पर्सपेक्टिव टू गैदर द इंफॉर्मेशन। चलिए, Indus water dispute, India Pakistan attended meeting in Vienna. India took part in two-day meeting in Vienna that was part of the proceeding aimed at resolving a dispute between New Delhi and Islamabad on the Kishanganga and Rattle hydroelectric projects in Jammu and Kashmir. Okay, the meeting in the Austrian capital city was convened by a neutral expert. Senior advocate Harish Salve was present in the meeting as India's lead counsel in the matter, the Ministry of External Affairs said. India is committed to engaging in a manner that supports the resolution of issues in accordance with the provision of Indus Water Treaty. तो देखिए, इंडस वाटर डिस्प्यूट चल रहा है, ये आज का डिस्प्यूट नहीं है, लॉन्ग डेकेड्स का डिस्प्यूट है, जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान की मीटिंग कहाँ हुई, वेने में। तो अगर मान लीजिए आप ऐसे राइटिंग करते हैं कोई भी वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड और ये डिस्प्यूट को मेंशन करते हैं, तो इसका रीसेंट करंट अफेयर क्या है कि इनका मीटिंग हुआ है जिसमें दे आर रेडी टू रिजॉल्व द इशू। ठीक है, नाउ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हैड रूल्ड दैट इट हैज कॉम्पिटेंस टू कंसिडर मैटर ओवर द किशनगंगा एंड रैटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन जम्मू कश्मीर। चलिए, गवर्नमेंट लॉन्चेस AI चैटबॉट फॉर PM किसान स्कीम। देखिए, गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट फॉर PM किसान स्कीम। Sorry, the first of its kind to be integrated with a major flagship scheme of central government for the PM Kisan, that is Pradhan Mantri Kisan Samadhi Nidhi scheme. The chatbot is currently available in English, Hindi, Bengali, Odia and Tamil and will soon be available in all the 22 official languages of the country. चलिए, अब जब हमने प्रधानमंत्री किसान योजना के बारे में बात किया तो वो समझते कि वो योजना क्या है। ये योजना एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो लॉन्च हुई थी फरवरी 2019 में। किसको सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियल नीड्स ऑफ लैंड होल्डिंग फार्मर्स इन इंडिया। इस स्कीम के अंडर एनुअल फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ ₹6,000 इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स टू एलिजिबल फार्मर्स थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जाता है, राइट। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड से हमारी ये लर्निंग हुई कि PM किसान स्कीम में एक AI चैटबॉट रिलीज करा गया। ये बहुत जल्दी 22 लैंग्वेजेस में आने वाला है। और PM किसान के बारे में हमने समझा कि ये पर्टिकुलर जो स्कीम है ये किस पे एप्लीकेबल है और इस पे कितना अमाउंट दिया जाता है। चलिए, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023, अंतिम पंघाल विंस ब्रॉन्ज मेडल, obtained Paris 2024 Olympic quota for India. चलिए, a good news for us. Indian wrestler Antim Panghal beat Sweden's two-time European champion Emma Jonna Dennis Malmgren to win the bronze medal in the women's 53 kg event at the World Wrestling
चैंपियनशिप 2023 इन सर्बिया। ओके, अब ये पर्टिकुलर जब अंतिम पंघाल ने जीता तो इट हैज ऑब्टेन्ड पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा फॉर इंडिया, द कंट्री इज फर्स्ट इन रेसलिंग फॉर द अपकमिंग एडिशन ऑफ द समर गेम्स। तो इससे आपको एक और इंफॉर्मेशन लर्न करने को मिली कि अपकमिंग जो भी ओलंपिक है वो पेरिस में होना है, वो 2024 में होना है, समर गेम्स होंगे, और अमित पंघाल ने रेसलिंग के लिए एक कोटा ऑब्टेन कर लिया है। ठीक है, the Indian grapples are competing in the tournament under the United World Wrestling flag as the country's wrestling federation of India is suspended। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो अभी रिसेंटली हमने कुछ डेज बिफोर टीएनए में कवर भी करी थी कि जो हमारे इंडियन रेसलर्स है they are competing under the flag of United World Wrestling flag and because the Wrestling Federation of India is suspended। चलिए नेक्स्ट, इंडिया होस्ट इंडो पैसिफिक आर्मीज कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। इंडिया ने, इंडियन आर्मी, यूनाइटेड स्टेट आर्मी ने एक 3 डे कॉन्फ्रेंस होस्ट करी है एंड डेलीगेट्स ऑफ 35 कंट्री इन न्यू दिल्ली फ्रॉम 25 से 27 सितंबर। इसकी थीम समझिएगा, टुगेदर फॉर पीस। देखिए 35 कंट्रीज साथ में आई न्यू दिल्ली में, एक कॉन्फ्रेंस हुई, तो टुगेदर फॉर पीस, सस्टेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, चलिए अब ये बात याद रखिएगा, इट्स एन एग्जाम टेक अवे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस इज मिस्टर अनिल चौहान। चीफ ऑफ किसके? डिफेंस स्टाफ के, ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस कौन है? मिस्टर अनिल चौहान को याद रखिएगा। चलिए, फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ क्वाड नेशंस मेट ऑन साइडलाइंस ऑफ यूएन जनरल असेंबली। फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ क्वाड नेशंस, अब सबसे पहले समझते हैं क्वाड नेशंस कौन से होते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएस met in New York on the sideline of 17th session of UN General Assembly, right? अब आता है, the focus of the meeting was to reiterate common ground and take stock of Quad existing initiative। एक तो काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स भी डिस्कस करे गए और जियोपॉलिटिकल क्राइसिस जो यूक्रेन, म्यांमार, नॉर्थ कोरिया में हो रहा है, इन सब बारे में भी डिस्कस करा गया। ठीक है, समझते हैं क्वाड। तो अभी हमने डिस्कस किया इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। ये इसका ओरिजिनेशन 2007 में हुआ था। ठीक है, एंड हेल्ड देयर फर्स्ट मीटिंग ऑन द साइडलाइन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन इंडिया। ठीक है, नाउ अब however in 2017 faced with renewed challenges posed by China's rise, the four country revived the Quad leading to the formation of Quad 2। ठीक है, याद रखिएगा 2017 में Quad 2 भी बनी थी। चलिए, अब क्वाड का एम क्या है? जनरली क्या एम होता है? कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर्स ऑन द स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज इन द इंडो पैसिफिक रीजन। देखिए क्या होता है कि जब भी हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, हम लोग बहुत ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं जो स्टेटिक है, जिसको ना हम चेंज कर सकते हैं, ना उसके आसपास की स्टोरी खुद फ्रेम कर सकते हैं। इट इज समथिंग विच हैज हैपेंड एंड हमें फैक्चुअली आपको डिलीवर करना है। तो समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आपको लर्न कैसे करवाएं। तो वन ऑफ द मेथड इज स्टोरी टेलिंग, कि जब हम क्वाड की बात कर रहे हैं, अगर वो क्वाड मिल रहा है उनके पर्पस के लिए, किसी पर्पस के लिए मिल रहा है, तो हम साथ साथ क्वाड के बारे में भी पढ़ते जाएं। इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू रिलेट द थिंग्स, राइट? चलिए, inaugural Indian Grand Prix 2023, Marco Bezzecchi secures victory। Mooney VR46 racing team Marco Bezzecchi has won in the inaugural Indian Grand Prix held at Buddh International Circuit in Greater Noida, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए, ये एक इटालियन पर्सन है, याद रखिएगा, ये एक इटालियन पर्सन है जिससे आपको नाम याद करने में आसानी होगी। चलिए, HCL Tech expands partnership with ANZ, that is called as Australia and New Zealand Banking Group Limited, with a new deal। HCL ने एक ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप के साथ अपनी पार्टनरशिप एक्सटेंड करी है फॉर न्यू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डील फॉर द बैंक्स वर्कप्लेस ऑपरेशन इन 33 कंट्रीज। ओके,
Now, it operates in more than already 30 markets globally with representation in Australia, New Zealand, Asia, Pacific, Europe, America and Middle East. चलिए अब बात करेंगे हम इम्पोर्टेंट डेज की। अंत्योदया दिवस। अंत्योदया दिवस पहले हम बात करेंगे कि ये किसके ऑनर में मनाया जाता है। दिस इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियन लीडर पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, ये इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री के बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ऑनर में अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में पढ़ते हैं। एक तो ये भारतीय जनसंघ और ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के थिंकर रहे हैं, right? And he is also known for his efforts to uplift the poor and less fortunate. So his birth anniversary is celebrated as Antoday, which means rising of the last. Antoday, rising of the last. ठीक है, Indian Prime Minister Narendra Modi declared this day a national holiday in 2015. ठीक है, अब चलिए, अब अंत्योदय का सिग्निफिकेंस क्या है। इट इज अ मिशन टू रीच आउट टू ऑल। द मोटो ऑफ द डे इज टू हेल्प ऑल अंडर प्रिविलेज्ड and rural youth in India find local, national and global employment opportunities. ठीक है, इसमें अंडर प्रिविलेज वल्नरेबल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी को बढ़ाने की बात करी गई है, इसलिए अंत्योदय, क्योंकि वो जो लीडर थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, ये प्रोमिनेंट इंडियन पॉलिटिकल लीडर थे जिन्होंने अपने लाइफ टाइम पे अपलिफ्ट करा पुअर एंड लेस फॉर्चुनेट लोगों को। सो अंत्योदय दिवस याद रखिएगा। राइजिंग ऑफ द लास्ट, अंत्योदय का मतलब क्या होगा, राइजिंग ऑफ द लास्ट। चलिए, वर्ल्ड रिवर्स डे 2023 जो सितंबर 24, 2023 को मनाया जाता है, और फोर्थ संडे मतलब जो लास्ट फोर्थ संडे होता है सितंबर मंथ का, उस पर वर्ल्ड रिवर डे बनाया जाता है। अब इसकी थीम क्या है, वाटर वेज इन आर कम्युनिटी। क्या थीम है, वाटर वेज इन आर कम्युनिटी। चलिए अब हिस्ट्री की बात करते हैं। वर्ल्ड रिवर डे 2005 में इनिशिएट हुआ था बाय द एफर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, द वाटर फॉर लाइफ डेकेड, एमिंग टू हाइटन awareness about the importance of conserving our water resources. ठीक है, it is celebrated by the inspired by the success of British Waterways River Day, a concept conceived and championed by Mark Angelo in Western Canada. तो देखिए, वर्ल्ड रिवर डे कब बनाया गया, सितंबर के लास्ट संडे फोर्थ संडे बनाया जाता है। ठीक है, वाटरवेज इन अ कम्युनिटी इसकी थीम थी। और क्यों बनाया जाता है, एक इंस्पायर बाय द सक्सेस ऑफ ब्रिटिश वाटरवेज रिवर डे, और ये यूनाइटेड नेशंस का कॉन्सेप्ट था 2005 का। ठीक है, वर्ल्ड रिवर डे को याद रखिएगा। चलिए अब हम इंटरनेशनल न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। एडीबी अपॉइंट्स भार्गव दास गुप्ता एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केट सॉल्यूशंस। पहले तो एडीबी की बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अपॉइंटेड भार्गव दास गुप्ता एज अ वीपी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। ठीक है, अब पहले बात करते हैं एडीबी क्या है। एडीबी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, ये लोन और इक्विटी इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मेंबर कंट्री को। ठीक है, पहला। दूसरा, ये सेटअप हुआ था 1966 में अंडर द सेम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन नाउ नोन एज इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, इसके हेडक्वार्टर्स फिलीपींस में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर्स मांडलियोंग मेट्रो मनीला फिलीपींस में है। अब मेंबर कंट्रीज, जब इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था तो 31 थे, अब 68 है। 68 में से 49 रीजनल है और 19 नॉन रीजनल है। तो इस स्लाइड में हमारे लर्न करने की बारी, पहले एडीबी का फुल फॉर्म। एडीबी के फुल फॉर्म ने वाइस प्रेसिडेंट भार्गव दास गुप्ता जी को बनाया। ये कब स्टैब्लिश हुआ, इसकी मेंबर स्टेट्स कितनी है, कितने रीजनल है, कितने नॉन रीजनल है, और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, फिलीपींस में। यस करेक्ट, कहाँ पर है, फिलीपींस में। चलिए, आईसीसी अनाउंसेस मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 प्राइज मनी। ये तो सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है। वर्ल्ड कप इज स्टार्टिंग फ्रॉम 5 अक्टूबर। तो चलिए देखते हैं। हैज अनाउंस्ड द प्राइज मनी फॉर द विनर अपकमिंग मेंस वर्ल्ड कप 2023। अच्छा, आपने वर्ल्ड कप का थीम सॉन्ग सुना कि नहीं सुना, डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि वो किसने कंपोज करा है। ठीक है, चलिए, आईसीसी हैज अनाउंस्ड एन ओवरऑल यूएसडी 10 मिलियन अप्रोक्सीमेटली 83 करोड़
फॉर द ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 कब चालू हो रहा है? 5 अक्टूबर को, ठीक है। द टू लूजिंग सेमीफाइनलिस्ट विल गेट यूएसडी 8,000 like USD 8 lakh, that is 6.5 crore. The other 6 teams who fail to qualify for the knockouts will get USD 10,000. ठीक है, चलिए अब winner for the upcoming ODI World Cup will get a prize purse of 4 million, approximately 33 crore, while the runner-up will get approximately 16 crore. The International Cricket Council said. तो अनाउंस ओवरऑल कितनी है? 83 करोड़, ये आपके नॉलेज के लिए। वर्ल्ड कप 2023, चलिए। Archaeologists find 5 lakh years old, never seen before wooden structure in Zambia. Wow! देखिए 5 lakh year old wooden structure Zambia में मिले हैं, ठीक है। In this article, Natural Journal, the archaeological mentioned that the structures and tools were found at Colombo Falls in Zambia, date back to over 4,76,000 years ago. ठीक है, इसके बारे में हमने बहुत बेसिक सी न्यूज डाली है। अगर आपको पढ़ना है तो जरूर पॉज करके स्लाइड्स को पढ़िएगा। एक बात और, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं पर्टिकुलर जो भी हम लोग टीएनए बनाते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डालना स्टार्ट करूंगी। प्लीज डू टेल मी इफ यू वांट अ पीडीएफ ऑफ दिस पर्टिकुलर टीएनए। चलिए नेक्स्ट, NASA capsules lands on Earth with asteroid samples from deep space. Capping a 7-year-old long mission spanning across billions of miles in space, a NASA capsule containing samples from an asteroid landed in the United States. It is only the second time that a country has brought samples from an asteroid to Earth. ये second time हुआ है। अच्छा, कौन सा spacecraft था? Osiris Rex spacecraft of NASA released the capsule from around 63,000 miles away from Earth. ठीक है, चलिए अब जब ये रिलीज करा जैसे कैप्सूल, तो इट मूव टू द नेक्स्ट फेज ऑफ द मिशन टू कलेक्ट द सैंपल फ्रॉम एन एस्ट्रॉइड नेम ओपोफिस। ठीक है, ओपोफिस। चलिए लास्ट सेगमेंट हमारे आज के टीएनए का, लीगल अपडेट कमिंग फ्रॉम द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ जोसेफ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। Blanket exclusion of certain offences from state's remission policy is arbitrary against ideals of reformation. देखिए सुप्रीम कोर्ट, while ordering the release of convict who had spent more than 26 years in jail, raised concerns over the recent government order issued by the state of Kerala pertaining to the premature release of convict. While this order was not directly challenged in the case at hand, the court deemed it necessary to comment on it and issue a note of caution. चलिए, the state government policy excluded the benefit of premature release to prisoners falling into 3 categories. एक तो heinous murder, those who have committed committed murder of women and children, and those who have committed murder along with the rape. ठीक है, तो blanket exclusion of certain offences from state remission policy is arbitrary. ठीक है, against ideals of reformation. तो ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है जोसेफ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में। चलिए नेक्स्ट, डिस्कवरी कांट बी प्रूव्ड अगेंस्ट पर्सन इफ ही वाज नॉट अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस and was not in custody of police at the time of confession, which is Rajesh versus state of MP. Supreme Court has held that for a confession made to police to be admissible under 27, 2 conditions are necessary. Individual must be accused and it must be in police custody. The court finally affirmed that being in custody of police officer and being accused on offense are indispensable prerequisite to render a confession made to the police admissible to a limited extent by bringing into play the exception postulated under 27 of the Evidence Act. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है सुप्रीम कोर्ट का, राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, क्योंकि सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट में 90% कॉम्पिटिटिव जुडिशरी एग्जाम में क्वेश्चंस आता ही आता है, तो इसे नोट करिएगा। एंड पर्टिकुलर जजमेंट का वर्डिक्ट और इसके जो प्री रिक्विजिट्स बोले हैं इसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, that's all for the today's news update. Keep sharing, do subscribe our channel. Thank you for watching.